हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ और काफी कीमती टॉपिक है ये। कीमती इस सेंस में, प्रीशियस इस सेंस में कि जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस की बात आती है तो बच्चे कांपने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि अरे यार इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। कभी कहते हैं ऑर्डर है, कभी कहते हैं कमांड है, कभी कहेंगे इससे शुरू करो, कभी कहेंगे उससे शुरू करो, कभी ये लगा दो, कभी वो लगा दो। कंफ्यूजन्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। दूसरा चीज कि वो सोचते हैं कि बहुत सिंपल वाला क्यों ना पूछा जाए, प्लीज काइंडली वाला दे दे, हम रट के जाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा लिखेंगे शुरू में और बाद में उसको जोड़ देंगे। काफी सिंपल वाला क्यों नहीं पूछा जाएगा, वही ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, नहीं बहुत सिंपल पूछा जाए। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो रटाने वाला तरीका, रटने वाला तरीका, और मैं उसी का तोड़ लेकर आया हूं कि मैं रटने की बात नहीं करता हूं, कोई कंसेप्ट है, क्यों ऐसा है, व्हाई एंड हाउ की बात करता हूं। और क्यों करता हूं ऐसा, उसका वजह है मेरा साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि से पढ़ाने का तरीका। क्योंकि कोई भी जो एक्शन है क्यों ऐसा होता है उसके बारे में हम उसके तह में जाते हैं और यह सोचते हैं कि ग्रामीण ने ऐसी व्यवस्था क्यों दी है और किस प्रकार से दी है। तब हमें पता चलता है अरे यार इसको तो रटने की जरूरत थी ही नहीं, हमें तो ऐसे ही रटाया जा रहा था। तो आज एक और दिन है, यह दिन नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे मैंने वीडियोज बना डाले हैं, उसमें बार बार मैंने कहा है कि वो दिन नोट कर लीजिए। इसके बाद जो भी टीचिंग मेथड आएंगे या जो टीचिंग का क्लासेज आप देखेंगे, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको नए नए चीज देखने को मिलेगा और इस साइंटिफिक मेथड को लोगों द्वारा अपनाया जाएगा और लोग बताएंगे कि नहीं ये ऐसा क्यों होता है। वो जो रटने और रटाने वाली जो परंपरा है, वो पुरानी परंपरा वह खत्म होगी। इसलिए मैं ये डेट नोट करने की बात करता हूँ। आज वो दिन है जब मैं एक और चीज से पर्दा हटाने जा रहा हूँ, एक और रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूँ। रहस्य पर से पर्दा हटेगा आज भी, और आज इसलिए क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंसेस काफी महत्वपूर्ण है और इसको पैसिव बनाने में बच्चों के बीच में, लर्नर्स में, स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन्स रहते हैं, जो आज के बाद से नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जाने, हमने शुरू किया जो टॉपिक लिया है वह है पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमने शुरू में बताया था, एक क्लासेस है मेरा, वो वीडियो आप देख सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम इंट्रोड्यूस हो लें, उसका परिचय हो लें कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है क्या। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो मेन वर्ब से शुरू होता है, यह एकमात्र स्ट्रक्चर हो गया। जनरली हम मानते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है यह स्ट्रक्चर होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस यही वर्ब से शुरू होता है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर गायब रहता है, हिडन है। तो इसकी खासियत क्या है? यह मेन वर्ब से शुरू होता है और तब मेन वर्ब कौन फॉर्म होता है? V1, V2, V3, V4, V5, किसी की भी सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ V1। क्यों V1 से स्टार्ट होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्यों V1 से ही क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि जितने V1 जो फॉर्म होता है, जो विदाउट इंफिनिटिव है, वह एक्शन वर्ड, एक्शन करने के लिए, किसी एक्शन को बताता है। और अंग्रेजी में ऐसी व्यवस्था दी गई है कि अगर हम किसी को एक्शन करने के लिए बोलते हैं, आने के लिए बोलते हैं, कम, जाने के बोलते हैं, गो, नहीं, इस तरीके के वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस एक्शन वर्ड को हम बोलते हैं। उसके बाद ना कोई वर्ड आगे बोलते हैं ना उसके पीछे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी कहा जा रहा है वह सामने वाले को कहा जा रहा है। जो कुछ भी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है सामने वाले को, अपने लिए नहीं, सामने वाले को कहा जा रहा है। और जो एक्शन लेना है सामने वाले को लेना है, इसलिए यू जो है वह सभी का कॉमन सब्जेक्ट है। यू जो है सबका कॉमन सब्जेक्ट है। एक्शन किसके द्वारा लिया जा रहा है? सामने वाले, सुनने वाले के द्वारा, यू के द्वारा। और एक्शन जो लेने वाला है यू, वह कॉमन है, इसलिए उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो हिडन हो जाता है। तो आप क्लियर है उसके क्यों नहीं बोला जाता इंपेरेटिव सेंटेंस में? क्योंकि कॉमन है। और इंग्लिश को आसान हमेशा बनाने का प्रयास किया जाता है
कि कोई भी चीज अनावश्यक हो उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां भी यू चूंकि कॉमन है, अंडरस्टूड है किसको कहा जा रहा है, इसलिए यू को बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी हम यू बोलते हैं, तब बोलते हैं जब सामने वाला कंफ्यूज हो रहा है कि मुझे कहा जा रहा है या किसी और को कहा जा रहा है। नहीं, हम बोलते हैं यू। ऐसे विशेष परिस्थिति में हम यू का प्रयोग भी करते हैं। नहीं, हम नाम का भी अगर हम बोलेंगे, अगर दो लोग हैं वो दोनों कह रहा है कि यू यू मी दोनों कह रहा है, उस केस में हम यू बोलते हैं और उसका नाम भी बोल देते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के स्पोकन में उस तरह का हम यूज करते हैं। अभी बात आ रही है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जब पेसिव बनाना है तो एक चीज हो गया कि उसका जो यू सब्जेक्ट जो है वह हिडन है, यूज ने किया था। दूसरा है कि यह मेन वर्ब से शुरू होता है, V1 से शुरू होता है। तीसरा है कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहें और सिंपल प्रेजेंट। ऐसा क्यों है, यही क्यों माना जाता है? आप 12 तरह के टेंस जान रहे हैं, सिंपली जो है यही क्यों माना जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है? क्योंकि जो एक्शन होने जा रहा है बिल्कुल प्रेजेंट में होने जा रहा है, उसका पास्ट से फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? वह बिल्कुल प्रेजेंट में होना जा रहा है, उसका पास्ट से और फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, प्रेजेंट में होगी चीजें। क्योंकि एक्शन लेने के लिए सामने वाले को जो बोला जा रहा है एट द मोमेंट बोला जा रहा है, उसी समय करने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर बात आती है सिंपल प्रेजेंट है क्यों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसके लिए है। नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट तो छोड़िए, इसलिए क्योंकि वो काम समाप्त हो चुका है, वो बताता है समाप्त हो चुका है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है, सो बताता है, कंप्लीशन बताता है एक्शन का। तो फिर कंटिन्यूअस क्यों नहीं बोलते हैं? तो चूंकि कंटिन्यूअस किसी काम के होने का, कंटिन्यू होने की बात करता है, नहीं वह जारी है, प्रेजेंट में भी जारी है वो, इसलिए सिंपल प्रेजेंट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का उपयोग करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो उसके बहुत सारे यूसेस हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा टॉपिक सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्यों होता है, ये हो गया। तो निश्चित है कि वहां जो है जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही होगा। क्लियर है? किसी दूसरे टेंस का स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वह वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट में यहाँ V1 फिर V5 क्यों नहीं हो सकता है? V1 ही क्यों यूज करेंगे? V5 भी यूज कर सकते हैं, नहीं करेंगे। V5 क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट यू है जो हिडन है, और यू के लिए हमेशा क्या होगा? प्लूरल वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा मतलब V1 लेगा, इसलिए हमेशा जो है V1 होता है, V5 कभी नहीं होगा। और जब उसका निगेटिव होगा तो डू नॉट का प्रयोग या डोंट का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यू जो है वो प्लूरल है और प्लूरल वर्ब के साथ डू का प्रयोग होता है। क्लियर है? हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग कभी नहीं करेंगे, ये भी क्लियर है। तीसरा अगला चीज हो गया कि इंपेरेटिव के साथ हम डोंट का प्रयोग करेंगे तो क्या निगेटिव भी हम बना सकते, सॉरी क्वेश्चन भी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं तो एक्शन लेने के लिए बोला जाता है सामने वाले को, तो फिर क्वेश्चन की बात कहां से आती है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं होंगे, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इसी दोनों के पेसिव बनाए जाएंगे। क्लियर है? अब हम उस पर आते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या व्यक्त किया जाता है। हमने पहले स्ट्रक्चर की बात कर ली कि स्ट्रक्चर यही होगा, और अगर निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा? वो डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये उसका निगेटिव हो जाएगा। डोंट पहले आ जाएगा, ये प्लस लग रहा है, डोंट पहले आ जाएगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव से फिर बताते क्या सब है। इंपेरेटिव से बहुत सारी संकल्पना की चर्चा होती है, बहुत सारे एक्शन लेने के लिए हम, हो सकता है किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को हम निर्देश दे रहे हो, कमांड कर रहे हो कि ऐसा करो वैसा करो, फिर हम किसी को एडवाइस दे रहे हो, नहीं किसी को सजेस्ट कर रहे हो, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को कुछ करने के लिए कर रहे हो, आस्क या टेल, किसी को मना कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो, किसी को कोई प्रपोजल दे रहे हो कि ऐसा करने के लिए, नहीं। और एक और चीज है जो अन्य जो टीचर्स हैं या अन्य जो सिखाने वाले हैं उनके द्वारा छोड़ा जाता है, वो है पॉजिटिव। पॉजिटिव का भी प्रयोग
इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है, और पॉजिटिव सेंटेंस के द्वारा भी कुछ एक्शन लेने के लिए बोला जाता है। तो ये सारे जो है वो सेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस के हो सकते हैं, उस सेंस में इंपरेटिव सेंटेंस यूज किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस के से संबंधित आप बहुत सारी चीजें अभी नया सुन चुके होंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में ये जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ये करीब 23 एग्जांपल्स हैं, कि ये इनका जो पेसिव वॉइस बनाया जाएगा तो सारे के सारे तो दिखते हैं कि मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से कम, लव, हेल्प, डोंट, लेट हिम, लेट, ये वाले यहाँ ऑलवेज है, उसके बाद स्पीक, हेल्प मेन वर्ब हो गया। नहीं, यहाँ पे नहीं है, दे टोल्ड मी टू बी क्विक, ये तो इंपरेटिव नहीं है, ये नरेशन का है, ये जो है वो इनडायरेक्ट नरेशन है। हमने इंपरेटिव सेंटेंस इसमें है, हमने इसलिए इसका उदाहरण ले लिया है। उसके बाद इधर देखें, वन से ओपन द विंडो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, डू दिस वर्क, स्विच ऑन द लाइट, ये जो मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं सारे सेंटेंसेस, तो फिर कैसे हम बनाएंगे? फिर देखिए कुछ में प्लीज है, काइंडली का यूज हुआ, प्लीज बाद में यूज हुआ, प्लीज शुरू में यूज हुआ, तो ये सारे हैं सेंटेंसेस, इनके हम कैसे बनाएंगे? तो सारे बच्चे जो है जो बोर्ड एग्जाम का दे रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे रहे हैं, वो तो ढूंढते रहते हैं कि प्लीज काइंडली वाला मिल जाए, यू आर रिक्वेस्टेड टू रट के आए हैं, वो जोड़ के हम बना लेंगे। लेकिन अब रटने की आवश्यकता नहीं बनेगी, वन बाय वन हम सबको समझ लेते हैं कि किसका पेसिव कैसे बनेगा। नहीं तो पहले हम डिफरेंस करना शुरू करते हैं कि सेंटेंसेस में आखिर क्या क्या रहता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं, उसको कैसे समझने की बात है। अब देखिए, ओपन द विंडो, हम अभी पेसिव नहीं बनाने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पेसिव नहीं बना रहे हैं, हम इस सब सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ओपन द विंडो, विंडो खोलने की बात की जा रही है कि विंडो को खोलिए। नहीं, किसको कहा जा गया? सामने वाले को कहा गया। कौन काम करने के लिए कहा गया? विंडो को खोलने के लिए कहा गया। दूसरा, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लेते आओ, ब्रिंग मतलब लाना, अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी लाइए। सामने वाले को कहा गया। डू दिस वर्क, डू करो, दिस वर्क इस काम को। नहीं, स्विच ऑन द लाइट, लाइट को स्विच ऑन करो मतलब ऑन कीजिए, लाइट जलाइए। तो ये काम जो है कुछ करने के लिए कहा गया सामने वाले को। आगे देखिए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, सामने वाले को कहा गया। गेट आउट, बाहर जाइए। सिट डाउन, बैठ जाइए। प्लीज सिट डाउन, अब रिक्वेस्ट हो गया, प्लीज, प्लीज जो यहाँ आ गया रिक्वेस्ट कर दिया गया, वही सिट डाउन था लेकिन यहाँ लगा गया प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। काइंडली स्टैंड अप, कृपया खड़े हो जाइए। स्टैंड अप प्लीज, कृपया खड़े हो जाइए, प्लीज, कृपया। प्लीज टेक योर चेयर, कृपया अपना चेयर लीजिए। तो ये जो चीज कहा जा रहा है, इसमें हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे, कैसे समझेंगे ये कमांड है, कैसे समझेंगे कि ये रिक्वेस्ट है? नहीं, तो सबसे खास बात है कि जो बच्चे समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं या बहुत इजीली समझ जाते हैं, वो सबसे है काइंडली और प्लीज का यूज। नहीं, जहां भी प्लीज, काइंडली यूज किया गया या शुरू या लास्ट में कहीं भी नहीं, तो वो बच्चे समझ जाते हैं कि चलो यू आर रिक्वेस्टेड टू बनाएंगे। लेकिन मैं आज ये भी बताने जा रहा हूं कि हम यू आर रिक्वेस्टेड क्यों यूज करेंगे। नहीं, तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखें ये मेरा पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिससे ये सारी चीजें आपको पता चल सके। अगर आप गैप कर करके देखते हैं या छोड़ देते हैं बीच में, तो बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो सबसे यूनिक है, वो आपको नहीं मिलेगा, और फिर वही रटने वाली परंपरा आप रटेंगे और समझ नहीं पाएंगे, या आप अपने जो भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं वो डीप मेमोरी में नहीं जा पाएगा, और एक बार अगर डीप मेमोरी में चला गया तो फिर वहां से कोई बाहर निकाल नहीं पाएगा। तो मैं बात करता हूं उसी डीप मेमोरी में जाने की। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे, जो आपके ये जितनी भी चीजें आप सुन रहे हैं वो सब आपके डीप मेमोरी में चला जाए। तो ये तो आसान है, जहां प्लीज काइंडली स्टैंड ये सब लगा हुआ है, प्लीज या काइंडली, वो तो सबसे आसान है, उसको बनाना मुश्किल नहीं है। अब देखें, वर्क हार्ड है, कम टुमारो, लव योर कंट्री, हेल्प द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, लेट हिम डू दिस वर्क। अब यहाँ हम लेट का प्रयोग कर दिए, ये लेट है, ये लेट है, ये लेट है। नहीं, अब उसके आगे है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो मीनिंग्स हैं वो होते क्या क्या है। नहीं, एक कॉमन बताया जाता है कि जब
किसी सेंटेंस में ऑर्डर या कमांड हो तो हम लेट का प्रयोग करते हैं। क्यों भाई, क्यों करेंगे हम? और ऑर्डर कमांड है क्या, कैसे हम पकड़ेंगे इसमें ऑर्डर है और इसमें कमांड है? कभी हम ऑर्डर लिखते हैं, कभी हम लेट से स्टार्ट करते हैं। क्यों? उन चीजों को भूल जाइए, ये पर्दा अब हट जाए। नहीं, ये जो रहस्य का पर्दा है, लीजिए इसको हटाइए। अब चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं साइंटिफिक मेथड से कि जब हम कोई काम किसी को कहते हैं करने के लिए तो क्या वह पॉजिटिव नहीं है? जब काम हम किसी को कहते हैं करने के लिए तो क्या वह पॉजिटिव नहीं है? कॉज, यहाँ जो वर्ड एक यूज किया है कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण होना, प्रेरणा होना या देना। इसी वर्ड कॉज से बना पॉजिटिव, ये वर्ब हो गया। नहीं, इससे से वर्ड बना पॉजिटिव, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव वर्ड हो गया पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया? ये वर्ब है, वर्ड, लेकिन एज नाउन है क्योंकि एक्शन वर्ड का नाम है वर्ब। ये एडजेक्टिव वर्ड हो गया, इसका मीनिंग हो गया प्रेरणार्थक। जो प्रेरणार्थक मतलब जो काम को अपने नहीं करता है, दूसरे से करवाता है। तो जितने भी जो इंपरेटिव सेंटेंसेस है वो तो दूसरे से ही कार्य करवाए जाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, मतलब सामने वाले से करवाए जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पॉजिटिव की बात क्यों ला रहे हैं? इसलिए ला रहे हैं कि जब कोई एक्शन करवाया जाता हो मतलब जैसे एक गिलास पानी लाओ, ये ऑफ कर दो, ये ऑन कर दो, इस काम को कर दो, उस काम को कर दो, इस तरह की जितनी बातें हैं जो इसमें ऑब्जेक्ट है, जिसको हम सामने वाले से करवा रहे हैं, कोई काम को करवा रहे हैं, नहीं अपने लिए करवा रहे हैं या किसी के लिए करवा रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, तो वो पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव है तो वो ऑर्डर नहीं है, प्रेरणार्थक है, वो ऑर्डर नहीं है, वो क्या है? कमांड है। उसको अगर बेहतर तरीके से समझा जाए तो वह क्या है? कमांड है। कहेंगे कैसे? आप थोड़ा सा बैक चलें, कंप्यूटर में जो वर्ड यूज किया जाता है कमांड दो, नहीं कोई चीज एक्शन होने के लिए हम क्या करते हैं? कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं। नहीं, वो आदेश से आदेश थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, जहां अगर कोई नहीं करेगा तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, हम अगला एक्शन ले लेंगे, बुरा मान जाएंगे नहीं। और कमांड जो है वह निर्देश है, वह किसी से करवाने की बात होती है, कोई काम किसी से करवाने की बात होती है, दैट इज कमांड। और ऐसे सेंस में जहां कोई काम एक्शन करवाना हो किसी से तो हम क्या करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। लेकिन होता क्या है, बार बार यही बताया गया है कि अरे भाई जहां ऑर्डर हो, कमांड हो, वहां पर जो हम लेट का प्रयोग कर देंगे। तो फिर ये देखिए ऐसा वर्ड है स्टैंड अप, गेट आउट, सिट डाउन, इसके लिए फिर हम लेट का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर हम ऑर्डर्ड का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ उसी को यह काम करने के लिए आदेश होता है, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो यहाँ पर कुछ और कोई काम जो होता है, जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, इस पे कोई काम जो है वह अलग से नहीं हो रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब से। तो यहाँ पर लेट को यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ पे कोई और काम नहीं हो रहा, सिर्फ उस व्यक्ति के द्वारा वह करना है, एक्शन में आना है, एक्शन दिखना है, और कोई काम नहीं हो रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि किसी से काम करवाया जा रहा है। क्या? विंडो को खोलो, क्या है? एक गिलास पानी लेते आओ, क्या है? इस काम को करो, क्या है? लाइट को ऑन करो, नहीं लाइट को ऑफ करो। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगे? कमांड हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और पॉजिटिव सेंस होने के कारण हम इसका क्या करेंगे? लेट से लेट पॉजिटिव वर्ड का यूज इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह का वीडियो आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। आप सिर्फ जानते होंगे कि देखो भाई ऑर्डर या कमांड हो तो वहां हम लेट से भी बना सकते हैं और आप लेट वर्ड यूज करते हैं। हम उस स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि उसमें स्ट्रक्चर में खासियत क्या है, क्यों हम ऐसा यूज करते हैं, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ मीनिंग और सेंस पर जा रहे हैं। और ये जो स्टैंड अप है, गेट आउट है, सिट डाउन है, ये सबको हम क्या करेंगे? क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है,
और सिर्फ उसी को एक्शन में आना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यू आर ऑर्डर्ड ऑर्डर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीट ऑर्डर जो है वो इस तरह के वर्ड हो जाएंगे। अब है प्लीज सिट डाउन, जो ही प्लीज और काइंडली लगा हो, क्योंकि रिक्वेस्ट किया जा रहा है, नहीं तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है और उसके लिए वर्ड स्पेसिफिक यूज किया जाता है प्लीज और काइंडली। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें सबसे आसान इसलिए माना जाता है कि इसको पकड़ना आसान होता है, क्योंकि प्लीज और काइंडली वर्ड दिख गया तो लोग पकड़ लेते हैं कि चलो ये यू आर रिक्वेस्टेड से बन जाएगा। नहीं, इसको सबसे समझना आसान होता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से आपके लिए समझना ये पॉजिटिव भी आसान होगा और ये जो ऑर्डर जो दिया जा रहा है कोई एक्शन लेने के लिए वह भी आसान हो जाएगा, इसको आप बना पाएंगे। चलिए यहां तक 12 तक मुझे लग रहा है कि क्लियर है। आगे देखें, वर्क हार्ड, कम टुमारो, लव योर नेशन, हेल्प द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, ये सारे जो वर्ड है सेंटेंसेज है। अब हम इसको कोशिश करते हैं समझने की। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, क्या ऑर्डर हो सकता है? क्या हो सकता है? नहीं, तो ये जो है ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव है, लेकिन इस इंट्रांजिटिव से इसका मीनिंग क्या मैच करता है कि वह उसी को एक्शन लेने के लिए, निश्चित रूप से उसी को एक्शन लेने के लिए, लेकिन यह इंट्रांजिटिव है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट करने के लिए नहीं, कोई काम करने के लिए नहीं है जिस पर इस काम का फल हो या जो डूअर जो काम कर रहा है नहीं उसका रिसीवर हो, कुछ नहीं है, उसका रिसीवर नहीं है। तो इस सेंस में या क्या ऑर्डर होगा या कुछ और होगा। तो यहां पर हम थोड़ा सा नर्वस हो सकते हैं कि भाई ये क्या होगा, क्या वर्क हार्ड, तो क्या किसी को काम करने के लिए जो है ऑर्डर दिया सकता है, क्योंकि वह एक प्रोसेस है, वह जस्ट एक्शन लेने वाला नहीं, ये जो है स्टैंड अप, गेट आउट, सिट डाउन, ये क्विक एक्शन की बात है। ऑर्डर जो फॉलो होता है वो क्विक होता है, नहीं हम ऑर्डर दिए और उसका कंप्लायंस शुरू हो गया। लेकिन वर्क हार्ड जो है अगर हम कहते हैं तो क्या उसका कंप्लायंस इमीडिएट होना शुरू हो जाएगा? एक लंबा प्रोसेस है, कठिन परिश्रम करो एक लंबा प्रोसेस है, वो बहुत देर तक चलेगा। ऐसे सेंस में हम इसको ऑर्डर नहीं मान पाएंगे, नहीं, और यह क्या हो जाएगा, वो एडवाइस हो जाएगा, किसी का सलाह हो गया। कम टुमारो, ये भी सलाह हो गया, कल आओ, नहीं तो ये ऑर्डर अगर हम कह रहे हैं कि ये ऑर्डर है, मे बी कोई है सामने में और हम उसको कह रहे हैं जाने के लिए कल आओ, लेकिन यह बेहतर होगा, यह सलाह होगा कि आप कल आओ। नेक्स्ट, लव योर कंट्री, हेल्प द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें कुछ समानताएं हैं। एक और सेंटेंस मैं देख रहा हूं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसमें भी कुछ समानता है। क्या समानता है जरा आप सोचिए, दिमाग पर जोड़ दीजिए, तो लगेगा कि अरे यार ये तो एडवाइस सजेशन है। नहीं, क्यों सजेशन है, सजेशन क्यों मानते हैं हम इसको, कैसे पकड़ लिए कि सजेशन है, तो हम किसी को सलाह दे रहे हैं ऐसा करने के लिए नहीं। तो ये जो है इसमें लव योर कंट्री ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, योर कंट्री, हेल्प द पुअर ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, डोंट इंसल्ट द पुअर ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है। तो फिर यह पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता है, नहीं इसको हम पॉजिटिव क्यों नहीं मान रहे? तो जो ये चीज कहा जा रहा है उसके सेंस में क्या है कि यह कुछ आदर्श है। आदर्श कहने का मतलब कि कुछ ऐसी चीजें कही जा रही है जो सामने वाले के लिए होता है। अगर बुरा ना माना जाए तो मैं एक वर्ड यहाँ यूज कर रहा हूं जो समान रूप से नहीं बोला जाता है, उपदेश। ये सजेशन है, नहीं ये सजेशन है, सजेशन। और ये जो है अगर कोई नहीं करता है तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता है। तो अगर आप डेली लाइफ में देखेंगे तो लगेगा कि बहुत सारे गुरुजी हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं जो सामने वाले को बहुत सारी सलाह देते हैं, बहुत कीमती कीमती सलाह देते हैं। और वह कीमती सलाह क्या है, अगर मेरी माने तो वो उपदेश है। उपदेश है, उपदेश क्या, सामने वाले के लिए ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी सलाहें, भाई ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी जो है हमेशा सच बोलो।
नहीं, अपने देश से प्यार करो, उपदेश है सामने वाले के लिए। अब अपने क्या करते हैं नहीं करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है उनका। नहीं, वो सिर्फ क्या है सामने वाले पर लागू होता है कि भाई आपको करना है। कोई पूछा है कि आप करते हैं क्या? आप जो है बोल रहे हैं ऐसा, आप गरीब का इंसल्ट नहीं करते हैं क्या? आप जो है गरीब की मदद करते हैं क्या? अपनी कंट्री से प्यार करते हैं क्या? कोई पूछने जा रहा है नहीं, क्योंकि अरे उनसे कौन पूछेगा, वो तो उपदेशक हैं, उपदेश दिए जा रहे हैं कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। नहीं, वही सजेशन है। जब सामने वाले को हम उपदेश फेंके जा रहे हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है, और अपने ऊपर भी नहीं ध्यान दे रहे हैं कि हम पर लागू भी होता है, हमको भी सोचना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस सजेशन जो है उसको बेहतर अगर वर्ड माना जाए तो टिपिकल वर्ड, वैसे ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, नहीं, इसके लिए सॉरी, ये वर्ड मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वर्ड परफेक्ट है इसको समझने के लिए कि जो उपदेश हो, नहीं, सामने वाले को करने के लिए, फॉलो करने के लिए सब बताया जा रहा हो, अपने लिए नहीं, दैट इज सजेशन। और ये जो है यहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं उस केस में। सजेशन है, शुड का प्रयोग करते हैं। नहीं, तो इन चीजों को पकड़ लेना कि भाई कहाँ कौन सजेशन है, कौन जो है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव है, कौन जो है ऑर्डर है, कौन एडवाइस है, ये पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से आप कभी भी ऐसे सेंटेंस में कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे और इस उपदेश को पकड़ लेंगे और यहाँ क्या यूज करेंगे? शुड का प्रयोग करेंगे इसको पैसिव बनाने के लिए। शुड जो कि मॉडल है, नहीं, और मॉडल है तो मॉडल वाले सारे रूल रेगुलेशन उसके साथ चिपक जाएंगे, मॉडल है। आगे देखें, आगे जो हमने यूज किया लेट, 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 ये तीनों जो है लेट से है, और लेट है पॉजिटिव वर्ड है, नहीं, पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल किस रूप में हुआ है? इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में हुआ है। पॉजिटिव वर्ब जो है जैसे लेट है, मेक है, हैव है, गेट है, हेल्प है, इसके आगे भी कुछ है जो कि जैसे फोर्स है, अलाउ है, परमिट है, ये सब भी है, लेकिन कंफ्यूजिव नहीं होते हैं। लेकिन 5 जो है वो सबसे ज्यादा ग्रामरियन या टीचर्स जो उसको बताते हैं बच्चों को या लर्नर्स को, उसका वजह होता है कि वो कंफ्यूजिंग है कुछ ना कुछ, उनके स्ट्रक्चर या उनके यूज। तो मेरे द्वारा भी इसको बहुत स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं, मेरा काम ही है कंफ्यूजन को दूर कर देना, ऐसा वैज्ञानिक विधि से बताना कि दोबारा फिर समझने की जरूरत नहीं पड़े, 10 बार याद करने की जरूरत नहीं पड़े। तो यहाँ पर जो है लेट का इस्तेमाल और किस रूप में हुआ है? पॉजिटिव वर्ब लेट का प्रयोग इंपेरेटिव सेंटेंस के रूप में हुआ है। नहीं, इंपेरेटिव रूप में हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या है? हिडन है सब्जेक्ट, नहीं तो इसका यूज तो जनरल सेंटेंसेस में हो सकता था, तो यहाँ क्या हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। तो ऐसे केस में जो है इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस माना जा रहा है इसको, नहीं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वह हम आसानी से उसको सॉल्व कर लें। लेकिन याद रखना है, सबसे खास बात है कि लेट अपने बाद हमेशा V1 लेता है, कोई और वर्ब फॉर्म नहीं लेता है। नहीं, अपने बाद हमेशा V1 लेता है। लेट डू नहीं, लेट राइट, लेट डांस, V1 लेता है। चलिए इसका यूज होगा, हमेशा ये याद रखना है, लेट अपने बाद हमेशा V1 फॉर्म लेता है, दूसरा फॉर्म नहीं लेता है। चलिए अब ये तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ हो गया क्योंकि दूसरे के लिए सलाह था, नहीं, हमेशा उपदेश था ये। अब आगे बात करते हैं, दे टोल्ड मी टू बी क्विक, दे टोल्ड मी टू बी क्विक, ये जो है मैंने नरेशन से लिया इसको, नहीं, यहां पर टू जो है जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में ले जाते हैं तो क्या करते हैं कि हम टू वर्ड का जोड़ने के लिए जो है टू वर्ड का यूज करते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस को एज इट इज लिख देते हैं। तो जब ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं नरेशन वाले, उसमें जो कथन है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पैसिव वॉइस बनेगा सिर्फ इसका बनेगा। ये भी वही है, ये ऑर्डर द पुलिस, सिर्फ इसका बनेगा। टू से ये परस्यू द थीफ जुड़ा हुआ है, ये टू परस्यू द थीफ, ये जो डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच था उसको जोड़ दिया गया टू प्लस, नहीं, तो सिर्फ जो रिपोर्टिंग वर्ब है सिर्फ उसका पैसिव वॉइस होगा, इसका नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं
कि इन चीज़ों को समझने के लिए कि भाई कैसे किसका पैसिव बनेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप अंत तक बने रहें, नहीं जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूज़न अब दूर हो जाएगा और कभी इम्पीरेटिव में कोई कन्फ्यूज़न आपके साथ नहीं होगा। 1 मिनट के लिए मैं ब्रेक लूँगा। मैं उन सारे लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा, जो बेसब्री से मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। उन सारे सीनियर्स को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि जो आज भी मेरे वीडियो को देखकर मुझे अ, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और खुशी व्यक्त करते हैं कि आपके द्वारा इस तरह का कीमती वीडियो साइंटिफिक मेथड पर बेस्ड बनाया जाता है। जो पहले मुझे हम लोगों को समय में अगर ऐसे टीचर मिले होते, तो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी होती और अंग्रेज़ी के लिए कोई पछतावा नहीं होता। लेकिन चलिए, इस उम्र में भी आपके वीडियो देखकर मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, तो उनको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा और उन सारे बच्चों को, उन सारे लर्नर्स को भी थैंक यू, जो मेरे वीडियो देखकर ये लाभ उठा रहे हैं और इंग्लिश में जो एक इनोवेशन है ना? वो उसको स्वीकार कर रहे हैं और उसके फैलाने की उसको दूर-दूर तक फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलता हूँ।